अब मेन चीज पे आते हैं। 10th कर लिया ना, अब 10th के बाद प्रॉब्लम बच्चों यहाँ से शुरू होती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ही सही है। देखो ध्यान से, प्रॉब्लम बेटा यहाँ से शुरू होती है कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो फिर सर गुरुजी जो आप बताओगे वो चीज कर लूंगा मैं। नहीं, हम बताएंगे, चुनाव तुम्हारा होगा, गुरुजी की बात भी मानोगे नहीं, उस पर भी तुम अपना दिमाग लगाओगे, हमारा इंटरेस्ट किधर है, हमारी रुचि किधर है भाई। तुम्हारी रुचि नहीं यार, दूसरी वाली इंटरेस्ट की बात करो, रुचि की बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, क्या बताया मैंने सबसे पहली बात कि हो सकता है कि तुम मैथमेटिक्स चुन लो, यानी हो सकता है मेरे बच्चे तुम मैथ चुन लो। ठीक है सर, सर मैथ चुनते हैं तो फिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? अरे भैया अगर तुम यूपी में रहते हो तो तुम्हें सिंपल से भैया 11 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, समझ गए ना? 5 सर कौन से? सर यूपी के बाहर रहता हूं तब भी तुम्हें 5 ही पढ़ने होते होंगे, ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात कि आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, समझिएगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़नी होगी, मैथ पढ़ना होगा, राइट। फिर उसके बाद हिंदी पढ़नी होगी, है ना, हिंदी पढ़नी होगी और आपको अंग्रेजी पढ़नी होगी। ये 5 सब्जेक्ट आपके मेन जो कोर कंटेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कोर सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है एंड आल्सो हिंदी एंड इंग्लिश। समझ गया ना? एक और भी सब्जेक्ट चलता है कहीं कहीं स्कूल में, वो शारीरिक शिक्षा के नाम से, तो उसका मार्क्स जुड़ता नहीं है पेपर में, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अच्छा सर, सर पता है हमारी बगल वाली लड़की सच्ची बायोलॉजी ले रही है, हम सोच रहे हैं गुरुजी हम भी बायोलॉजी ले लें ताकि एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। गलत नहीं कह रहे हैं गुरुजी, हमारी बात को समझिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि नोट्स कभी मांग लिया करेंगे। चलो भैया तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम्हें 5 सब्जेक्ट बता देता हूं कि हो सकता है फिजिक्स हो जाए, हो सकता है केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, इंग्लिश हो जाए और हिंदी हो जाए, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये वाले सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है सर, सर मान लीजिए मैं आर्ट लेता हूं, अब सर आर्ट में तो फिर पता है हमें रंग भरने होंगे, ये वाली आर्ट नहीं है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट बोले जाते हैं। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी मिलेगी, है ना, समझ रहे हो ना? या हो सकता है हिंदी बात करो, इतिहास पढ़ने को मिलेगा, नागरिक शास्त्र पढ़ने को मिलेगा, सिविक्स जिसको बोलते हैं, या पॉलिटिकल साइंस बोल दिया जाता है, समझिए मेरी बात को। अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। सर पढ़ने कितने हैं सर? 5। उन 5 में 2 कॉमन है, हिंदी इंग्लिश, फिर आप इतिहास ले सकते हो, नागरिक शास्त्र ले सकते हो, इकोनॉमिक शास्त्र ले सकते हो, अलग अलग टाइप के 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, राइट। अभी मैं बात करूंगा कि इनके बाद आपको क्या क्या इसके बाद करियर ऑप्शन है उसके बारे में बात करता हूं। सर उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की, है ना, तो उसके बाद सर बात करते हैं किसकी? कॉमर्स की। आप सुनिएगा सर, सर कॉमर्स में भी क्या इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? हाँ, इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब सर जो कॉमर्स होती है, सर पता है हमारी मैथ थोड़ी सी कमजोर थी, हमने कॉमर्स ले लिया। अब सुनिएगा, इन सब्जेक्ट का चुनाव करते समय एक बात का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज कि पहली बात तो अपने दिल और दिमाग का जो डर है ना वो निकाल दो। क्या कर दो? डर निकाल दो। अब डर क्यों निकाल दे सर? हमें तो मैथ से डर लगता है, हमने तो साल भर सर 10th में किसी तरीके से बस पास हो जाएंगे। अब सुनिएगा, इस समय पे हर बच्चा एक कोरा कागज है। कोरा कागज का मतलब समझ रहे हो? जिसको 11th क्लास की मैथ के बारे में कुछ नहीं पता है। और इस दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक इंसान ना कर पाए, हर काम इंसान के द्वारा ही किया जाता है कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके अंदर का डर है किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के, वो डर नहीं होना चाहिए। उस डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो हो सकता है कि तुम अपने करियर के लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट को चुनने से पहले बहुत बड़ी गलती कर दो। अगर आपको कोई भी चीज कठिन लगती है तो उस चीज के ऊपर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम देके देखो। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं और प्लीज इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। सुनो, दोनों कान से खोल लो, बहुत तगड़ी वाली बात बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं 10th के बाद 11th गया था, सब्जेक्ट का बोझ हावी हो रहा था। सुनिएगा, 11th के बाद मैं बीएससी करने गया, 1 महीने लगातार रोया हूं क्योंकि सब्जेक्ट का बोझ हावी हो रहा था। बीएससी के बाद बीएड में चलो ठीक है मैच्योर हो रहा था, हर बार थोड़ी हो जाऊंगा मैं, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब 11th में भी परेशान, बीएससी में भी परेशान, क्योंकि उस समय पे मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, नहीं समझ पा रहा था कि भाई मेहनत करना पड़ेगा तुमको। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, राइट। तुम्हें मैथ्स कठिन लगती है तो पड़ोसी को भी कठिन लगती है भैया, उसको भी कठिन लगती है। तुम्हें बायोलॉजी नहीं समझ आती, सर डायग्राम्स बनाने आते, मेरी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, मैथ्स ले लूंगा, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अपने ऊपर डर को हावी मत होने दो और अपने लाइफ में ऐसी चीजों को चुनो जो तुम्हारे इंटरेस्ट वाली हो, जिसमें तुम्हारा मन लगे, दिल करे। किसी डर की वजह से कि भाई मैथ्स बहुत कठिन है, तो मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर 11th क्लास में तुम मैथ्स के नाम पे डर रहे हो, तुम 3 महीने के बाद बोलोगे मेरे से सर जितना डर था ना 11th क्लास की मैथ का खत्म हो गया, सर आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। सर बायोलॉजी में मुझे चित्र बनाने नहीं आते थे, लेकिन सर पता है एक बार पढ़ना शुरू किया, कलम चलाई और सर सब चीजें बेहतर हो गई। सर पता है ना बायोलॉजी समझ में आती थी ना मैथ्स समझ में आती थी, इसलिए आर्ट ले लिया। सर पता है मतलब कॉमर्स ले लिया। तो बस यही बोलूंगा कि डर की वजह से कोई सब्जेक्ट को ऐसा मत करो कि वो आपसे आपके लिए मतलब आपके ऊपर हावी हो जाए और आप सही सब्जेक्ट का चुनाव ना कर पाओ। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गई बात? बस ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब सुनिएगा, कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैथ लिया तुमने, मैथ के बाद तुम्हारे पास क्या करियर के ऑप्शन है? तो एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसको बोल सकते हैं जेईई का। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप के पहले एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस, और दोनों तुम्हें पास करने होते हैं, मेंस और एडवांस। तो जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा सर ये एग्जाम तब दिया जाता है। तैयारी शुरू होती है 11th से। जो इसमें आता है वो बेस्ड होता है, उसका बेस जो होता है वो होता है एनसीईआरटी। देखिए कोई चीज लिखूंगा तो उसके बारे में डीप सब चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं बस जेड वाली लिख दिया काम हो गया सर बेटा ये कर लेना तुम। अरे करना तो तुम्हें ना, तो उसके बारे में तो जानकारी तो दे दूं। तो मैंने क्या कहा कि भैया ये एग्जाम किसी को देना है और ये एग्जाम क्यों दिया जाता है, पहले ध्यान से सुन लो। तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, राइट। अब तुमने ये एग्जाम दिया, इसके बाद एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है और इस एग्जाम के अंदर आपको पहले 2 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं तब एडमिशन होता है, राइट। समझ गया ना? 2 एग्जाम मेंस और एडवांस। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके अलावा तुमने मैथ लिया, ये वाला ये वाला एग्जाम दे सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। फिर तुम्हारे पास और एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके अंदर पहले एक भ्रम बना हुआ था कि भैया मैथ्स लूंगा तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता, और वो भ्रम उन्होंने तोड़ा है। तुम्हारे पास मैथ्स लेने के बाद बहुत सारे करियर के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे करियर के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे करियर के ऑप्शन होते हैं। तुम डिफेंस में जा सकते हो, तुम जेईई में जा सकते हो, तुम रिसर्चर बन सकते हो। क्योंकि रिसर्चर कैसे? अरे भैया मैथ्स में तो रिसर्च होती है, फिजिक्स के अंदर जाकर के तुम रिसर्च करोगे कि नहीं करोगे, केमिस्ट्री में करोगे कि नहीं, एस्ट्रोनॉमी सर हमें बनना है। तो भाई इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मैथ्स लेना है। दूसरी चीज तुम्हें एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है। अब एसएससी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एसएससी की बात करी। एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए तुम्हें मैथ्स की नीड है। सर क्या बायोलॉजी से नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो। पर पहले ये बताओ बायोलॉजी अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी तुमने क्यों चुना? पहले मुझे सच बताना, बायोलॉजी तुमने क्यों चुना? बायोलॉजी तुमने इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना था। हां तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो तुम इसका मतलब फिर तुम इसलिए बायोलॉजी चुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर डर हावी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, गलत नहीं सही बोल रहा हूं एकदम। बायोलॉजी आपने इसलिए चुनी क्योंकि तुम्हारे ऊपर डर हावी है मैथ्स का। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो तुम क्यों बायोलॉजी को चूज करोगे? क्योंकि बायोलॉजी लेने का मतलब क्या है? अब सुनिएगा, अब बायोलॉजी मैथ्स और बायोलॉजी ऐसा नहीं कि सर आप तो मैथ्स के मतलब टीचर हो और आपने खुद ही मैथ्स ले रखा है इसलिए कर रहे हो। भाई तुम किसी से भी बोलोगे ना कि हमने 11th क्लास में बायोलॉजी लिया, वो तुमसे एक बात बोलना डॉक्टर बनना है क्या? वो कभी तुमसे ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करेगा जो मैथ्स से जुड़े हुए हो। अब सुनिएगा बायोलॉजी लेने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अब सुनिएगा बायोलॉजी लेने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम मतलब मेडिकल में जा सकते हो, मेडिकल की किसी भी फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें। सिर्फ नीट ही नहीं है,
तुम बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर के लिए अलग से बी फार्मा डी फार्मा बहुत सारी चीजें होती है, सब सबकी जानकारी थोड़ी थोड़ी तुम्हें सब कुछ है। यानी मैं सिर्फ तुम्हें गाइड करने आया हूं कि अगर तुम बायोलॉजी लेते हो तो तुम्हारा सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना है, और अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है तो भैया इधर तुम कट लगा दो, इसके बारे में मत सोचना। अब समझ गए ना? तो फायदा क्या हुआ वो बताया, अब बताता हूं नुकसान। फायदा तो ठीक है तुमने समझ लिया, अब बायोलॉजी लेने का नुकसान क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं ना तो केमिस्ट्री के अंदर भी एक केमिस्ट्री है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी अभी तक तुम साइंस में पढ़ रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये तो इसमें केमिस्ट्री है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें हैं, समझ गए? तो अगर अब तुमने बायोलॉजी सिर्फ इसलिए लिया था कि तुम्हें मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि अब तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर भी मैथ पढ़ना पड़ेगा। इधर भी तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? अब अगली अगली चीज सुनो, अब तुमने इसलिए मैथ छोड़ी थी क्योंकि तुम्हें मैथ, मैंने ये नहीं कहा कि बायोलॉजी अच्छी नहीं है, मैंने बायोलॉजी के फायदे बता दिए, अब नुकसान बता रहा हूं। तुमने फिजिक्स ली ना, अब तुमने फिजिक्स इसलिए लिया था, मतलब बायोलॉजी इसलिए लिया था क्योंकि तुम्हें मैथ्स अच्छी नहीं लग रही थी। अब तुम्हें जानकारी के लिए बता दें कि जो मैथ्स के 14 चैप्टर से तुम डर रहे थे, वो मैथ्स के 14 चैप्टर में से 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले, जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका मेथड तुम्हें फिजिक्स में मिलेगा। अब क्या करोगे? अब तुम्हें नीट क्रैक करना था, तब तो बायोलॉजी ले ली, ठीक है, पर फिर भी तुमको मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए जा रहे हो तो तुम तैयार रहो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तुम तैयार रहो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने के लिए, तुम तैयार रहो एक हाई लेवल की मैथ्स पढ़ने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें अभी से गाइड करने आया हूं कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, ताकि तुम्हारे ऊपर डर हावी ना हो किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनने के लिए। आई होप मेरी चीजें आराम से क्लियर हो रही होंगी, समझ गए? बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी मगर गहरी बातें, सही बताना सर, है ना? कि ऐसी चीजें होती है ना हावी। अब सुनिएगा, 12th और 11th क्लास की जो फिजिक्स है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th क्लास की मैथ और 12th क्लास की मैथ निकल कर आते हैं। और तुमने बायोलॉजी इसलिए ली थी कि तुम्हें मैथ से डर लग रहा था, अब तुम्हारे ऊपर और हावी हो जाएगी ये फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट तुम उधर सीख लेते हो इधर काम हो जाता, उधर थोड़ी मेहनत कर लेते तो काम हो जाता। अब तुमने देखा, अब तुम्हें एक ऐसा सबसे बड़ा नुकसान बताने वाला हूं जिसको सुन करके तुम सच में दंग रहने वाले हो। बता दूं, सुनो, बायोलॉजी में होते हैं फैक्ट्स, कि तुमने एक किंगडम के बारे में पढ़ लिया और तुम उसको भूल गए, तो अब तुम्हें पेपर में दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें चित्र बनाने नहीं आते तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं बायोलॉजी और मैथ्स में कंपेयर करके बता रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। और मैं ऐसा नहीं कि मैथ को पक्ष दे रहा हूं, ये अपने दिमाग से निकाल देना, बताना मेरा काम है, चूज करना तुम्हारा काम है, पर सुनना भी तुम्हारा काम है। सुनिए, मैथ लिया तुमने, तुम एक मेहनती बच्चे बन गए, तुम शुरू से मेहनत कर रहे हो। मैं एक बहुत सत्य वाली बात बताने जा रहा हूं, जिसको मैं भी बोला था कि बहुत काम की बात बता रहा हूं। सुनना तो कान खोल करके, खोल लो भी जल्दी से, ना हो तो साफ करो इधर, सुनो ध्यान से। बायोलॉजी लेने के बाद जो बच्चे होते हैं उनको नीट नहीं क्रैक करना होता है, तो उनके अंदर आ जाता है लेजीनेस, आलस, आलस जाता है। कैसे? क्योंकि उनको लगता है बायोलॉजी में क्या है, पढ़ के लास्ट में पेपर दे देंगे। तो अगर सिर्फ तुम क्लास 11th और 12th में सिर्फ पास होना चाहते हो तो यार इसमें से कुछ भी ले लो, तुम्हारा तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सच में कुछ लाइफ पे करना है और तुम्हें मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, देन तुम्हारे लिए यही वाला करियर ऑप्शन बेस्ट है। अगर तुम्हें मेडिकल में नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि अगर तुमने मेडिकल में ना जाने की सोची है और फिर तुम बायोलॉजी ले रहे हो, तो याद रखना फिर तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के खड़ी होने वाली। और ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो हर साल मेरी ये वाली वीडियो देखते हैं और उसके बाद वो सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं और बाद में बोलते हैं सर, एक साल बाद बोलोगे मेरे से, सर जिस तरीके से आपने गाइड किया था ना, सच में बड़ा बढ़िया रहा, क्योंकि बायोलॉजी लेने के बाद मेरा तो सपना नहीं था मेडिकल में जाने का, पर मैंने बायोलॉजी इसलिए ले ली क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता था। लेकिन सर अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री थी ना, इसने रुला दिया सर, नंबर ही नहीं आया सर 12th में 11th में, समझ गए? तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो अब आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है तुम बेटर जानते हो। ओके चलो बता दिया, मेरा काम था बताना। अब सुनना जरा ध्यान से, इधर है मेडिकल, और अब गवर्नमेंट ने मेडिकल फील्ड में जाने के लिए एक एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, और वो है तुम्हारा NEET, अर्थात नीट। समझ रहे हो? नीट। अब तुम्हें लगता है कि बड़ी आसानी से नीट क्रैक हो जाता होगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, NCERT की हर लाइन को प्रतिदिन होली खेलना होता है, मतलब रंग लगाना होता है हाइलाइटर लेकर के, और उसको तैयार करना होता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन। क्वेश्चन कहां से बनेगा पता नहीं। हर साल जब 720 नंबर का नीट का एग्जाम होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, सुनते जाना, और निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। यानी यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका नंबर 1 कट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी एक क्वेश्चन के नंबर तुम्हारे चले गए, एक नंबर का मतलब 4 नंबर गए सीधे, एक क्वेश्चन के नंबर गए, क्योंकि 0.25। समझ रहे हो? अब इसके बारे में तुम्हें डीप में जानना है, आगे वीडियोस लेकर के आएंगे, ठीक? तो हमने आपको क्या बताया कि भैया मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी को चुनोगे। अब सुनिएगा आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अगर तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हें सिविल सर्विस में जाना है, कहां जाना है तुम्हें? सिविल सर्विस में जाना है भैया, तुम्हें सिविल सर्विस में जाना है, तुम्हें देश का एक बड़ा सा एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी, राइट? तो तुम आर्ट्स का चुनाव कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम आर्ट को चुन लो, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? आर्ट को चुन लो, बेहतर है। परंतु क्या सर हम बायोलॉजी चुनने के बाद यूपीएससी नहीं कर सकते? क्या मैथ्स चुनने के बाद यूपीएससी में नहीं जा सकते? जा सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम जा सकते हो। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि भैया इधर भी मैथ्स आती है, ये भी तुम्हें जानने के लिए जरूरी है, इधर भी बायोलॉजी आती है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, और इधर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब सब कुछ इधर आएगा, इधर सब कुछ। तो जब सब कुछ आता है तो फिर ये तुम्हें पहुंचा सकता है यहाँ तक। परंतु यदि तुमने मैथ्स ली है, हमारा सपना है सिविल सर्विस का, तो आई रिक्वेस्ट कि भैया मैथ्स लेने के बाद तुम 6th 7th 8th क्लास की जो NCERT की बुक्स आती हैं सोशल साइंस की, है ना, तो इनको घर में संभाल करके रख लेना और रोज इनको रंगते रहना, एक एक लाइन, तुम्हारा बेस क्लियर होता रहेगा और तुम इस एग्जाम तक आराम से। ओके, अभी मैं छोटी छोटी चीजों के बारे में और बात करता हूँ। अब हमने सर चुना कॉमर्स। सर कॉमर्स हमने इसलिए चुना क्योंकि मुझे इस तरफ कहीं पर भी नहीं जाना था, ठीक है? कॉमर्स के बाद तुमने कॉमर्स चुना, फिर तुमने बीकॉम कर लिया, या तुमने बीबीए कर लिया, बीबीए के बाद एमबीए कर लिया, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लिया, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर दे दिया, सीए में चले गए तुम। अर्थात एक तरीके से कह सकते हो कि तुम एक अकाउंटेंट की तरफ चले गए, यानी अकाउंटेंसी की तरफ चले गए, वाणिज्य विभाग की तरफ चले गए, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम पूरी तरीके से एक बैंकर बन गए,